नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है वो एसएससी जीडी से लेकर ब्लड रिलेशन की क्लास है। तो सभी लोग जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से आप सबके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ एसएससी जीडी को लेकर ब्लड रिलेशन का टॉपिक नंबर 1, और इसी को मैं आज कंप्लीट करूँगा और इसी को लेकर जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे धीरे धीरे मूव ऑन करते रहेंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम आप सबको पता है कि इसकी जो डेट है वो मार्च में लगी हुई है, और अभी जो है इसी प्रकार से, और देखो अगर कैलेंडर चेंज नहीं होता है तो अगर मार्च में एग्जाम होता है तो समय आपके पास ज़्यादा नहीं, क्योंकि तैयारी करने के लिए अगर आप न्यू कमर के स्टूडेंट हो या भले ही आपको पहले से थोड़ा बहुत पता है तो आपको जो है तब भी मेहनत करने की आवश्यकता है। और जितना बेहतरीन तरीके से आप सब मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप सब जो है अपने आप को पाएंगे। तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग की एसएससी जीडी की ब्लड रिलेशन की पहली क्लास में आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ। पहले ब्लड रिलेशन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे, और इसको समझने के बाद में आप सबको जो है प्रश्नों की ओर मूव ऑन करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कुछ चीज़ों को, और इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो है क्या करना है। तो दोस्तों चलिए, कुछ कॉन्सेप्ट हैं ब्लड रिलेशन के, उनको पहले सब पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखो, मैं एक बात बता दूं कि ब्लड रिलेशन में अगर हम सब बात करें तो जो रिश्ते बनते हैं वो जो है आप सबको याद होगा कि जैसे ही हम लोगों का जन्म होता है, आप लोगों का जन्म होता है, तो जन्म होते ही आप लोग जो है रिश्तों से बंध जाते हैं। और रिश्ते आपको दो प्रकार से मिलते हैं, एक आपको जो है पिताजी की तरफ से एक रिश्ता मिलता है और एक माताजी की तरफ से रिश्ता मिलता है, और उन्हीं रिश्तों में आप सब बंध जाते हो। और सही मायनों में अगर देखा जाए तो आप लोग जो रिश्ते बनाते हो उन रिश्तों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनको बीच में नहीं लेकर आना है। वो जहाँ तक सीमित है वहीं तक उनको सीमित रखिएगा। और इसके बाद आप लोगों को ध्यान देना है कि जो रिलेशन होता है हमारा वो 3 जनरेशन या 4 जनरेशन तक का पूछता है। तो 90% केसेज में, 99% केसेज में आपसे जो है रिश्ता अगर देखा जाए तो 3 जनरेशन का ही बनता है। चौथी जनरेशन में आपके जो परदादा होते हैं उसी प्रकार से पूछता है। और आमतौर पर आपको यहाँ ध्यान देना है कि लोग व्यक्ति का मतलब जो है पुरुष समझ लेते हैं, तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन में व्यक्ति का मतलब पुरुष या महिला दोनों से संबंधित होता है। वो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको समझना पड़ता है कि यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं। लैंग्वेज हमको बताती है कि पुरुष है कि महिला, उसी के आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दूसरी बात मैं आप सबको यहाँ पर बता दूँ कि जो है रिलेशन को बनाते वक्त हमको जो है जनरेशन का ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन सी जनरेशन होता है। स्पेशली हमें जेंडर का ध्यान देना पड़ता है कि इसमें क्या क्या जेंडर होते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। तो मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ कि ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम जरूरी है कि आपको जो है साइन का, कुछ साइन होते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं कि कैसे कैसे मूव ऑन करना है, उसी को बेस मानकर कुछ प्रश्न करना है। तो देखो, जैसे प्रश्न कहता है कि जैसे अगर नाम से बताएगा कि राम प्रीति का पिता है, तो हमें पता चल जाता है कि राम एक पुरुष है। लेकिन कह देगा कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर हमको आवश्यकता पड़ती है जेंडर की, है ना, कि भाई पता तो चल जाए कि भाई पिता कि कौन पुरुष है कौन महिला है, किसको किससे क्या रिलेशन बनाना है। तो उसी को बेस मानकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं आप सबको बता दूं कि ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक होता है, जैसे अभी इससे पहले हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, डायरेक्शन पढ़ा था, अल्फाबेट पढ़ा था, ब्लड रिलेशन। तो यहाँ से एसएससी जीडी में आपके प्रश्न बनना ही बनना है, चाहे 1 आए चाहे 2 आए, तो मानकर चलिए। तो ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछता है, तो उनको बढ़िया से एक बार तैयार कर लीजिए, और उसी के आधार पर आप लोग जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जब भी प्रश्न में मेल या फीमेल की बात करेगा तो कैसे हम, जैसे अगर मेल की बात करता है तो किसी भी प्रश्न को मेल बनाने के लिए आपको प्लस साइड डिनोट करना है, तो ये डिनोट करता है मेल को। अगर कोई पुरुष है तो आप उसको मेल इस प्रकार से बना सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और प्लस साइन आपको जो है मेल के लिए बताएगा, तो ये मेल होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका जो माइनस साइन होगा वो फीमेल के लिए बताएगा कि फीमेल है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे कह दिया जाए कि बी ए की पुत्री है, तो अगर बी ए की पुत्री है तो बी क्या होगी, महिला, तो महिला होगी, तो माइनस साइन लगा देंगे।
ये साइन हो गए। अब जैसे मान लीजिए इस साइन का अगर प्रयोग करें तो ये जो साइन होता है सिंगल गैप के लिए बताता है कि जब एक जनरेशन का गैप होता है। एक जनरेशन का गैप का मतलब क्या है, जैसे आपकी और आपके पिताजी की जनरेशन में एक जनरेशन का गैप है, आपकी और आपके दादाजी में 2 जनरेशन का गैप है, आपके पिताजी और आपके दादाजी में 1 जनरेशन का गैप है। तो यहाँ पर ये सिंगल गैप जनरेशन को बताता है। क्या बताता है? सिंगल गैप जनरेशन को बताता है। और दूसरा जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सेम जनरेशन को बताता है। ये सेम जनरेशन को बताता है कि अगर इस प्रकार का साइन आता है तो आपको सेम जनरेशन के लिए बताता है। अब सेम जनरेशन से क्या मतलब है? सेम जनरेशन से मतलब ये होता है जैसे आप और आपकी बहन और आपका भाई एक ही जनरेशन के लोग हैं। आपके पिता, आपके चाचा, आपकी बुआ, आपकी माँ, आपकी मौसी, आपके मामा सब एक जनरेशन के लोग हैं। आपके दादा, आपके नाना, आपकी नानी, आपकी दादी सब एक जनरेशन के लोग हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो है मैंने देखा है कि बहुत से क्षेत्रों में बड़े पापा को लोग दादा बोलते हैं। तो ब्लड रिलेशन में आपको जो है दादा का मतलब बाबा से ही समझना है। बाबा या दाई जो आप लोग गांव में बोलते हैं तो दादा और दादी कहलाएंगे। और दूसरी में आपको सबसे महत्वपूर्ण बता देता हूं कि आप अपने दादा दादी के मतलब बाबा दाई के पोता और पोती हैं और नाना नानी के नाती और नातिन हैं। क्या है? नाती और नातिन है ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की जो है आप नाती हैं या नातिन हैं। तो अब मैं बता दूं कि ब्लड रिलेशन में अगर ऑप्शन में पोता और पोती दिया है तो दादा दादी के अकॉर्डिंग आपको अपना पोता पोती मानना है और नाना नानी के अकॉर्डिंग आपको नाती और नातिन मानना है। ओके, तो ये बात आपको जो है ध्यान देना होगा। तो ये प्लस साइन आपको मेल के लिए डिनोट करता है, माइनस साइन फीमेल के लिए डिनोट करता है। और ये जो साइन है ये सिंगल गैप जनरेशन का है और ये जो साइन है सेम जनरेशन के लिए डिनोट करता है। तो इसी को बेस मानकर हम लोगों को क्या करना है, आगे मूव ऑन करना है। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण साइन ये होता है, जैसे ये साइन जो आपका होता है इक्वल टू का मैरिज के लिए। जैसे मान लो अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो आप उसको लगा देंगे इस प्रकार का साइन, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई शादीशुदा व्यक्ति है कि नहीं है। तो ये जो आपके साइन मैंने बताया, इन साइनों की मदद से हम आगे के डायग्राम्स को बनाते हैं और उसी के आधार पर हम लोगों को क्या करना है, आगे मूव ऑन करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर बोल दूँ कि ए पिता है बी का, अगर ए पिता है तो पुरुष होगा तो प्लस साइन लगा देंगे। किस पिता है किसका? बी का। अब आपको देखो यहाँ ध्यान देना होगा, तो ये पिता है और ये उसकी संतान है। क्योंकि देखो ए पिता है बी का, अब बी का जेंडर क्लियर नहीं फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि पिता तो भाई पुत्र का भी होता है और पुत्री का भी होता है। तो बी ए की पुत्री है कि पुत्र हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि ए पिता है बी का। लेकिन हम इतना कह सकते हैं फिलहाल के लिए कि बी जो है संतान है ए की, क्योंकि संतान में पुत्र और पुत्री दोनों आता है। संतान में पुत्र और पुत्री दोनों आता है, ये बात आपको जो है ध्यान देना है। तो ये देखो पिता और पुत्र में एक जनरेशन का गैप है, तो पिता जो होंगे एक जनरेशन ऊपर होंगे और जो पुत्र होगा वो एक जनरेशन क्या होगा, नीचे होगा। तो ये देखो मैंने लिखा था कि ये जो लाइन होगा ये सिंगल गैप जनरेशन को बताएगी। जब एक जनरेशन का क्या होता है, गैप होता है, तो ये सिंगल गैप जनरेशन को क्या करती है, डिनोट करती है या बताती है। आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पर सेम जनरेशन की बात करें, जैसे मैं कह दूं कि बी भाई है सी का, तो अगर बी भाई है सी का तो ये बी और सी आपस में सेम जनरेशन के लोग हैं। अभी देखो यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर हुआ लेकिन सी का जेंडर क्लियर नहीं, क्योंकि बी भाई है सी का, भाई तो भाई का भी होता है और बहन का भी होता है। तो सी का जेंडर क्लियर नहीं कि सी बी की बहन है या भाई है, दो में से कोई एक होगा। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि बी और सी ए की जो है संतानें हैं, क्योंकि वो पुत्र है और ये पुत्री है कि पुत्र हमें कोई आइडिया नहीं होगा, तो ये सेम जनरेशन के लिए बताएगा। जैसे मैं कह दूं कि डी पत्नी है ए की, तो अगर डी पत्नी है तो पहले महिला होगी, तो ए और डी आपस में पति पत्नी है, तो ये दंपति के लिए साइन लगता है। मैरिज शादीशुदा लोगों के लिए इस साइन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने इस साइन का प्रयोग किया, तो आपको कौन सा साइन कहाँ पर लगेगा इसकी जानकारी आपको विधिवत तरीके से होनी चाहिए। और जब आप ऐसी इंफॉर्मेशन रखोगे तभी शायद आपका जो है प्रश्न कंप्लीटली क्या करता है, हो पाता है। आशा करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से चीजें आपकी जो है चलती हैं। देखो मैंने यहाँ पर सारे साइन
साइन का प्लस का भी यूज किया, माइनस का भी यूज किया, गैप का भी यूज किया, सेम जनरेशन का भी यूज किया। तो इस प्रकार से जब रिलेशन बनता है इन साइनों का यूज करना पड़ता है। तो ए जैसे हम पता चले कि बी और ए, तो अगर ये इसकी पत्नी है, ये इसके पिता है, तो सीधी सी बात है डी, बी और सी की क्या होगी, माँ हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि ये इसके पिता है, पिता की पत्नी माँ ही होती है। तो इस प्रकार से आपको जो है हमको बनाना है, मतलब ए और डी की दो संतानें हैं, बी और सी, है ना। ए और डी आपस में पति पत्नी है, तो पति ए है और डी क्या है, पत्नी, क्योंकि हमको साइन बता रहे हैं। बी पुरुष है लेकिन सी के बारे में नहीं पता, इतना पता है कि सी जो है बी की या तो भाई होगा या तो फिर बहन होगी, दो में से कोई एक होगा। इसी के आधार पर इन साइन की मदद से हम आगे के प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये सब जानना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले जब तक हम उसका बेस को बढ़िया से नहीं समझते हैं तब तक आगे के प्रश्नों को करने में हमें थोड़ा सा कठिनाई और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो अब आशा करता हूं कि पॉइंट, ये बातें आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर चीज़ों को कैसे करना है। तो ये इसका हो गया सही जवाब। ओके, तो ये मेल है, ये फीमेल है, सिंगल गैप जनरेशन है, और ये क्या है, सेम जनरेशन है, और ये मैरिज के लिए बताता है, शादीशुदा लोगों के लिए। ओके, तो चलिए अब दोस्तों आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। अब अगला पॉइंट में आपको जो है थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारे परिवार में आपके रिलेशन में कौन कौन होते हैं और कौन क्या होता है। इसी के आधार पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो इन साइन का आपको जो है ध्यान देना है। तो देखो जैसे यहाँ पर अगर हम सब बात करें, मैं आपसे यहाँ पर एक बात बता दूं, आपको मैं एक फैमिली चार्ट बनाने का प्रयास करता हूँ। और फैमिली चार्ट का मतलब होगा कि मैं पूरे परिवार को आपके लाने का कोशिश करूँगा, जो हम आपके रिश्ते में या हमारे रिश्ते में जो बार बार लोग आते जाते रहते हैं, जिनके आप करीब होते हो, उन्हीं की हम सब जो है बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सब यहाँ पर ध्यान से समझे, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि फैमिली चार्ट में, तो चार्ट जो जनरेशन होती है हमारी मुख्य रूप से तीन ही होती है। भाई आपकी जनरेशन क्या है, आपकी जनरेशन आपके पिता की और आपके दादा की, और आपके दादा के जो पिताजी हैं वो आपके परदादा हैं। शायद ही वो आपके जनरेशन में नहीं आते, क्योंकि मुख्य रूप से तीन जनरेशन में ही जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है लोगों का। पहले जमाने की बात अलग है कि लोग जो तीन जनरेशन, चार जनरेशन को अक्सर देखते थे और साथ में समय बिताते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जीवन प्रत्याशा इंसान की, मनुष्य की बहुत कम हो गई है, और जीवन प्रत्याशा कम होने के कारण लोग एक दूसरे का जो है एक दूसरे से नहीं मिल पाते, लोगों की पहले ही जो है पलायन हो जाता है इस लोक से। तो इसी के आधार पर चीजें हमारी जो है चलती रहती। और देखो दोस्तों मैं बता दूं कि पहली बात कि आपको ब्लड रिलेशन में आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो आपके रिश्ते में जो लगते हैं, ये बात आप सबको बढ़िया से पता होना चाहिए कि कौन हमारा रिश्ते में क्या लगता है, और ये बात आप सब अच्छे से जानते होंगे। और उन्हीं रिश्तों को जो है इकट्ठा करके आपसे जो घुमा फिरा के इनडायरेक्टली प्रश्न पूछता है, और उन्हीं को जो हमें क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर मैं बता दूं कि आपकी जो सबसे पहली जनरेशन है, आपके परिवार की जो आपके मुखिया होते हैं वो आपके कौन होते हैं, दादाजी। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अगर ये दादा हैं तो पुरुष होंगे। इसके बाद आपके जो है ऐसे लिख लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपके दादा आएंगे, ठीक है। अब दादा के बाद इसके जो है इसके बाद पिता आएंगे, और जो आपके पिता होंगे आपके दादा के पुत्र होंगे। दादा और पिता में एक जनरेशन का अंतर होगा। फिर एक जनरेशन आपकी आएगी जो आप पुत्र की श्रेणी में आते हो, क्योंकि अभी आप लोग जो है पुत्र की श्रेणी में हो। फिर आपका अगर आप इसके ऊपर जाते हो, आपकी शादी, आपका ब्याह होता है, शादी होता है, पुत्र होता है, तो फिर आप पुत्र की श्रेणी से हटकर आप पिता की श्रेणी में चले जाओगे। समझ में आ गई बात ना। तो इस प्रकार से आपके जो है मुख्य रूप से तीन जनरेशन का रिश्ता होता है। एक जनरेशन का रिश्ता अगर जाता है तो दादा के पिता जो आपके होते हैं परदादा होते हैं। मैं आपके अकॉर्डिंग लेकर चल रहा हूँ, ये बात ध्यान देना है सभी को। जो भी बातें हो रही हैं आपके अकॉर्डिंग ही हो रही हैं, ठीक है। तो इतनी सी हम लोगों ने बात कर लिया। तो पुत्र से एक जनरेशन ऊपर गए पिता से एक जनरेशन ऊपर गए दादा से एक जनरेशन ऊपर गए परदादा। तो अगर परदादा से दादा में आना है तो एक जनरेशन नीचे, दादा से पिता में आना है तो एक जनरेशन नीचे, पिता से पुत्र में आना है तो एक जनरेशन नीचे। तो कब जनरेशन ऊपर जाती है रिश्ते बनाते वक्त, कब जनरेशन नीचे आती है रिश्ते बनाते वक्त, ये भी आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। जब भी पिता और पुत्र का रिलेशन बनाएंगे तो पिता को रिलेशन में ऊपर रखेंगे और पुत्र को नीचे रखेंगे। डायग्राम को एक सही डायरेक्शन में अगर बनाएंगे तो आपका जो है आंसर भी सही हो जाएगा। और एक मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को करोगे तो आप इस बात का जरूर ध्यान देना कि दिमाग में प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना है। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि प्रश्न पढ़ते हैं और उसको रिश्ते को दिमाग में ही बनाने का प्रयास करते हैं, तो आंसर तो आपका मिल जाता है। मैं नहीं कहता कि सभी बच्चों को नहीं मिलता, लेकिन वहां पर आप 100% श्योर नहीं होते। डायग्राम को ज्यादा घुमा देगा, प्रश्न को ज्यादा घुमा देगा, तो आप फिर दिमाग से नहीं सोच पाते, कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आपका समय ज्यादा लगता है। फिर बाद में अगर आपकी आदत नहीं है डायग्राम से करने का तो फिर आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। तो
फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अभी से आपको आधार बेस और मानकर आपको इन बातों का ध्यान देना है, इन बातों का ध्यान देना है कि आपको जो है चीज़ें लेकर चलना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है इन बातों का ध्यान देना होगा कि जनरेशन को एक एक स्टेप में ही हम मूव ऑन कराते हैं। तो आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पर एक रिश्ता मैं आपको बता दूं, तो दादा के साथ एक रिश्ता आपको मिलता है दादी का, ठीक है। तो दादा और दादी एक ही जनरेशन के लोग होते हैं और आपस में पति पत्नी दंपति होते हैं। पिताजी के साथ में आपको एक रिश्ता मिलता है माता जी का, तो माता और पिता सेकंड जनरेशन के लोग होते हैं, आपस में पति पत्नी होते हैं। पुत्र के साथ एक रिश्ता मिलता है पुत्री का, जो आपकी बहन की श्रेणी में आएंगी, पुत्र और पुत्री जो आप लोग हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। तो देखो ये आपके जो है जनरेशन परदादा की बात करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो तीसरी जनरेशन है आपकी, जो आपकी तीसरी जनरेशन है, तो आपको मैं बता दूं, तो तीसरी जनरेशन में दादा के साथ एक रिश्ता और आता है नाना का। तो मैं आपको बता दूं कि जो नाना जी आपके होते हैं, जो नाना जी आपके होते हैं, तो नाना और दादा ये एक ही जनरेशन के लोग होते हैं और ये भी आपके रिश्ते में आते हैं। तो नाना और दादा का जो रिलेशन बनता है वो सेम जनरेशन का बनता है, एक ही जनरेशन के व्यक्ति होते हैं। और नाना के साथ आप सब जानते हैं कि नानी आती है जी, हो गया। नाना के साथ कौन आता है? नानी आती है। तो ये जनरेशन का रिश्ता को आपको जो उसी के आधार पर क्या करना है, मान के चलना होता है। तो दोस्तों इसको हमने बना लिया। अब इसके बाद अगर मैं आप सबको आगे लेकर चलूं, तो ये जनरेशन में आपको मुझे लगता है कि तीसरी जनरेशन में आपको इतना ही मुख्य रूप से रिश्ता मिलता है, बाकी भीड़ तो बहुत है, वहां से रिश्ता नहीं पूछता है। तो मुख्य जनरेशन आपकी यही होती है और यहीं से घुमा फिरा के आपसे जो है रिश्ते पूछता है। अब देखो यहाँ पर पिता से बात कर लिया, तो पिताजी से अगर देखा जाए तो पिताजी के साथ में एक रिश्ता आपको मिलता है चाचा का, ठीक है। और चाचा के साथ में आपके जो है चाची हैं, ये आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। एक रिश्ता यहाँ पर और पिताजी के साथ मिलता है बुआ जी का। किसका मिलता है? बुआ का, ठीक है, बुआ का। और बुआ की शादी करा दिया जाए तो कौन मिल जाएगा? तो बुआ की शादी करा दीजिए तो कौन मिल जाएगा? फूफा मिल जाएंगे। ये हो गया। तो इस प्रकार से जो है रिश्ते आपको जो है मिलते हैं। ओके, तो इस बात को आपको जो है ध्यान देना है कि आपको जो है चीज़ें चलती रहती है। तो ये रिलेशन हो गया आपका, जो भी इधर का रिलेशन मैंने बनाया है, आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपको रिलेशन मिल रहा है, ये आपके जो है पिताजी की तरफ से सारे रिश्ते मिल रहे हैं। किसके तरफ से? पिताजी की तरफ से। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो पिता के साथ माता और माता के साथ में एक रिश्ता आपको मिलता है मामा का। तो माता और मामा सेम जनरेशन के लोग हैं। तो देखो साइन का अवश्य ध्यान दीजिएगा, मैंने कहां पर किस साइन का प्रयोग किया है, ये बात आपको ध्यान देना है। और मामा के साथ आपकी मामी रहेंगी। और इसके बाद एक रिश्ता आपको यहां पर और मिलता है मौसी का, मौसी का। तो ये रिश्ता देखो सबसे ज्यादा भीड़ मुझे लगता है कि अगर होती है तो आपके सेकेंड जनरेशन में ही होती है, क्योंकि ढेर सारे लोग आपको यहां पर मिलते हैं। कुछ पिताजी की तरफ से मिलते हैं और कुछ जो है माताजी की तरफ से मिलते हैं। ओके, तो ये आपका जो है रिलेशन बन गया। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है चीज़ों को, और एनालिसिस करते हैं कि कैसे चीज़ें बैकअप में आएंगी। तो अब इसके बाद यहाँ पर चीज़ें हो गए। पुत्र और पुत्री की अगर बात करें, मान लो अगर आप लोगों का ब्याह करा दिया जाए, वैसे अभी उम्र तो नहीं है, मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, रियल में मान के मत बैठ जाना आप सभी लोग। तो मान लो अगर आपकी पत्नी जो होगी तो आपके पिता की क्या होंगी? पुत्र वधू होंगी। क्या होंगी? पुत्र वधू होंगी। तो यहाँ पर जैसे आपकी माता आपके दादा की क्या है? पुत्र वधू है ना। तो इस प्रकार से रिलेशन चलेगा। जैसे अब यहाँ पर चाचा का लड़का क्या कहलाएगा? चचेरा भाई। चाचा की लड़की क्या कहलाएगी? चचेरी बहन। बुआ का लड़का क्या कहलाएगा? फुफेरा भाई। और बुआ की लड़की क्या कहलाएगी? फुफेरी बहन। इसी प्रकार से मामा का लड़का ममेरा भाई, मामा की लड़की ममेरी बहन। होता है कि नहीं? मौसी का लड़का मौसेरा भाई, मौसी की लड़की मौसेरी बहन। तो इस प्रकार से आपको सारे रिश्ते जो है बढ़िया से याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। और जब तक ये बेहतरीन चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, तब तक आप सबको जो है वहाँ पहुँचना या प्रश्नों को सॉल्व करना थोड़ा सा तकलीफ देह वाला काम रहता है। तो इतनी सी बातें हम लोगों ने समझ लिया कि कौन सा रिश्ता होता है, कैसे चलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको जो है बता दूं कि ये परदादा का रिश्ता है। इसी प्रकार से ये जो आपकी जनरेशन को दादा से अगर मैं लेकर चलूं तो ये आपकी जो है ना, ये आपकी फोर्थ जनरेशन है। ये आपकी जो है फोर्थ जनरेशन है। ये आपकी जो है थर्ड जनरेशन है।
ठीक है, ये हो गया। और ये जो आपकी जनरेशन है ये वाली, ये आपकी जो सेकेंड जनरेशन है, ओके। और ये आपकी जो जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन है। मैं आपसे सारी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे सारी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को, जनरेशन को डिवाइड किया हूँ। और अगर आप दादाजी के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे तो ये जनरेशन पहली हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, और आप चौथी जनरेशन में चले जाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपके अकॉर्डिंग चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। तो ये आपकी फैमिली मेम्बर हैं और इन्हीं से रिलेशन पूछता है, यही आसपास में चीज़ें होती है और इन्हीं को घुमा फिरा के आपसे जो है पूछेगा। तो आशा करता हूँ कि कब किस साइन का प्रयोग करना है और कैसे चीज़ें बनानी है, ये बात आप सबको जो है आइडिया लग गया होगा। और उसी को आधार मानकर, बेस मानकर हम लोग जो है क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे मूव ऑन करते रहेंगे। आशा करता हूँ कि ये बात, ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ओके, तो इस प्रकार से चीज़ों को हमें लेकर बढ़ना है। तो परदादा हो गया, फोर्थ जनरेशन, नाना नानी, दादा दादी, इस प्रकार से जो है चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस प्रकार से अगला प्रश्न हमारा क्या होगा। तो अब आपको जो है मैं बता दूंगा कि इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, फिर एक एक टाइप को लेकर मैं आप सबके सामने जो है आगे बढ़ता चलूंगा और उसी के आधार पर चीज़ों को, प्रश्नों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो जितनी बातें मैंने बताई हैं उनको दिमाग पर रखिएगा भैया। और अगर यहाँ से अगर आप भूलते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर हम उनको दिमाग से निकाल देते हैं तो समझिए फिर प्रॉब्लम बढ़ती है, फिर प्रॉब्लम कम नहीं होती, फिर बाद में चीज़ों को समझने में भी हमको जो है तकलीफ होने लगता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट में। तो मैं एक आपको नोट लिखाना चाहता हूं, इस नोट को आप सभी लोग लिख लीजिएगा क्योंकि इसकी नीडेड पड़ेगी। तो नोट में ये है आपका कि संबंध बताने के लिए हमेशा हम से का की तरफ का, हमेशा हम से का की तरफ का संबंध बताते हैं। ये बन गया, संबंध बताने के लिए हमेशा हम से का की तरफ का संबंध बताते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब मैं प्रश्न कराऊंगा तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। अभी आप लिख लो और जब वहां पर प्रॉब्लम होगी तो मैं थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसको लिख लो और इस पॉइंट को आप लोग जो है अपने दिमाग पे रखिएगा कि हाँ सर ने एक नोट लिखाया था और इसका कोई यूज है। अब जब यूज होगा, जब मैं आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा। ओके, तो चलिए बना लिया। आशा करता हूं कि आप सबने इसको बना लिया होगा और इसी के आधार पर जो है आपको चीजों को आगे लेकर बढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट जो आपका होगा कि रक्त संबंध के अंतर्गत निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला टाइप जो आप पढ़ेंगे यहां पर, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। ये हो गया। दूसरा जो आपका पॉइंट होगा वो होगा तस्वीर पर आधारित प्रश्न।
अगला जो आपका पॉइंट होगा वह होगा आपका परिवार संबंधी प्रश्न। परिवार संबंधी प्रश्न। और अगला जो आपका टाइप होगा वो होगा तथ्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है। और अगला जो आपका टाइप होगा गणितीय संकेतों के आधार पर प्रश्न। गणितीय संकेतों के आधार पर प्रश्न। तो इस प्रकार से चीजें चलेंगी। तो पहला मैंने बता दिया वार्तालाप पर आधारित प्रश्न, दूसरा मैंने बता दिया तस्वीर पर आधारित प्रश्न, तीसरा मैंने बता दिया परिवार संबंधी प्रश्न, और चौथा मैंने आपको जो है बता दिया तथ्य पर आधारित प्रश्न, और पांचवा मैंने बता दिया गणितीय संकेतों के आधार पर प्रश्न। ठीक है, पांचवा मैंने बता दिया गणितीय संकेतों के आधार पर प्रश्न। तो इस आधार पर चीजों को जो है लेकर हमें जो है चलना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप सब तक बढ़िया से पहुंच गई होगी और उसी को लेकर हमें जो है आगे बढ़ना है। तो ये आपका जो है हो गया कंप्लीट। ओके, अब आपको जो है हेडिंग डाल लेना है और हेडिंग के आधार पर प्रश्नों को जो है मैं आप सबके सामने लेकर चलूंगा और उसी के आधार पर हम जो है आगे क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आशा करता हूं कि आपको जो है पॉइंट आपने लिख लिया होगा। इनको लिख लो और मैं एक एक टाइप आपके सामने प्रश्नों को लाता रहूंगा और प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनको समाप्त करते हैं। अब सीधे आपके स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों को पढ़ना है और उनके जो है जवाब देना है। आइए चलते हैं अब प्रश्नों की ओर, देखते हैं कि प्रश्न नंबर पहला क्या है। तो प्रश्न नंबर पहला ये आपके सामने आ गया है। कह रहा कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, तो हेडिंग आप सब डाल लीजिए वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। तो हेडिंग यहाँ से सभी लोग पहली हेडिंग डाल लीजिएगा और उसी के प्रश्न में आपके सामने लेकर आया हूं। तो इन प्रश्नों को पढ़ना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए कि आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित होगा। आइए पहला प्रश्न पहले मैं आपको जो है एक बार बताने का प्रयास करता हूं और फिर उसी के आधार पर मैं आप सबको आगे लेकर चलूंगा। तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा। अब देखिए कौन किसके बारे में परिचय बता रहा है। तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा। आर कह रहा है कौन, एक लड़के की ओर इशारा करते, मतलब दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति एक लड़का और एक आर। आर ने कहा कि वह मेरे दादा की। तो कौन कहता है, आर कहता है कि मेरे दादा। तो आर के दादा कब होंगे, जब उसके पिता के पिता होंगे। तो जो पिता के पिता होंगे वही उसके दादा होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि नहीं भाई। और हमको पिता से दादा में जाना है तो जनरेशन ऊपर जाती जाएगी। तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री। तो दादा की अगर इकलौती पुत्री है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर दादा की इकलौती पुत्री है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो है वो आपके पिता की बहन होगी। ठीक है ना। तो वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। कौन, वो लड़का आर जिसकी ओर इशारा कर रहा था। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, अब ध्यान से समझना है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है, वो लड़का। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित। तो आर इस लड़के का क्या लगेगा, ये इसकी माँ है, माँ के पिता मामा, तो मामा का लड़का होगा तो मेरा भाई। अब आर का जेंडर ही क्लियर नहीं है दोस्तों। अब यहां से आपको ही बताना है। तो आर उस लड़के का क्या लगेगा। तो आर का जेंडर ही क्लियर नहीं कि मैं मेरा भाई है कि मैं मेरी बहन है, कोई आइडिया नहीं है। इसलिए यहां पर हम कहेंगे कि भाई बताना मुश्किल हो जाएगा कि आर उस लड़के से
से किस प्रकार संबंधित होगा, क्योंकि आर का जेंडर क्लियर नहीं है। भाई देखो कह रहा कि आर उस लड़के से किस प्रकार, मतलब आर जो है इस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो आर इस लड़के का क्या होगा। तो आपको ध्यान से देखने, इसके पिता, पिता की बहन, बुआ, बुआ का ये लड़का है, तो बुआ का लड़का तो फुफेरा भाई होता है, लेकिन ये उल्टा देखेंगे तो इसकी माँ, ये माँ का भाई तो मामा का लड़का होगा, वो उसकी बुआ का लड़का, वो उसकी मामा का लड़का। तो दोनों तरीके से आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कह रहे लड़का इसके मामा है, तो हम यहाँ से ध्यान से देखें तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो आर जो है उस लड़के से, आर का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम करेंगे ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जानकारी अधूरी है। तो बताना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, क्योंकि आर का जेंडर ही क्लियर नहीं है कि भाई मेरा भाई है कि फूफे कि मेरी बहन है, कोई आइडिया नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जानकारी अधूरी है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमने इसको लगाया और आगे मूव ऑन कर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सबसे प्रश्न पूछता है और इन्हीं को जो है बेस मानकर हमें क्या करना है, आगे बढ़ते चलना है और प्रश्नों के जवाब देना है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे एक पॉइंट में और देखते हैं कि यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, ये आगे अगला, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा कि यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। उस लड़के का मीना से क्या संबंध है, बताइए। उस लड़के का मीना से क्या संबंध है, तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ भी लिखा है। चलो बताओ भैया। बन गया। तो देखो प्रश्न कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा वह मेरे दादा की, तो प्रश्न तो रिपीट है। ये वाला प्रश्न है। चलिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा कि वह मेरे दादा का इकलौता नाती है। ध्यान से देखो, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा। अब एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, क्या कहा कि यह मेरे दादा की। अब मीना कहती है कि मेरे दादा, फिर से दादा की बात कर रहा है। तो मान लो मीना के कोई पिता होंगे और पिता के पिता ही आपके दादा होते हैं, तो वही मीना का भी हाल होगा। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। वह मेरे दादा का इकलौता नाती है, अर्थात कौन, वो लड़का, अर्थात वो लड़का जो होगा ना वो मीना का भाई होगा, उसके पिता का पुत्र होगा। उस लड़के का मीना से क्या संबंध है, तो ये लड़का मीना का क्या होगा, भाई होगा। ये लड़का मीना का क्या होगा, भाई होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्न ने कहा कि उस लड़के का मीना से क्या संबंध है, तो ये लड़का मीना का क्या होगा, भाई। और भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि वह मेरे दादा का इकलौता नाती। नाती का मतलब होता है कि इनके पिता, इनके पुत्र का पुत्र नाती होगा, तो इनका पुत्र ये है मीना का पिता, और उसका पुत्र ही नाती कहलाएगा। इतना कॉमन सेंस हमको लगाना पड़ेगा कि रिश्तों को कैसे बनाएं कि जो प्रश्न कह रहा है कि वो बात वहां पर सेट हो जाए या लागू हो जाए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा को पढ़ो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला कहती है वह मेरे पिता की पत्नी का दामाद है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है।
प्रश्न कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला कहती है, अब महिला क्या कहती है उसको समझो। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला कहती है वह मेरे पिता की पत्नी का दामाद है। अब ध्यान से समझना, महिला क्या कहती है, यहाँ पर कौन कौन है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला कहती कि वह मेरे पिता, ध्यान से समझना, महिला अपनी बात कर रही है, क्या कहती है कि वह मेरे पिता की पत्नी, अरे पिता की पत्नी होगी तो इस महिला की माँ होगी, ध्यान से समझो। वह मेरे पिता की पत्नी का दामाद है। दामाद का मतलब ये हुआ कि वो जो पुरुष होगा ना, इस महिला का हस्बैंड हो सकता है अगर इनकी कोई दूसरी संतान ना हुई तो। अब कह रहा है कि और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। उसने बता भी दिया कि और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, अर्थात तो पुरुष इस महिला का पति होगा। तो वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पुरुष जो है ना इस महिला का क्या है, पति है, पति। और पति कहाँ है, सेकंड वाले में। ऐसे करना था, समझ गए कि नहीं। तो इन प्रश्नों को बस इसी सावधानी से आप लोग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके प्रश्न आसानी से क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो जब तक आप रिलेशन को, अगर रिश्ते बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक प्रश्नों को आप बढ़िया से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये बात आपको जो है ध्यान देना होगा। आइए चलते हैं 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरोड़ा ने कहा उसका इकलौता पुत्र मेरी इकलौती पुत्री का भाई है। तो अरुणा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो चलो बता दो भैया कि अरुणा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। समय ले लीजिए थोड़ा सा, लेकिन बनाने का प्रयास करिए। अगर आप सीख रहे हैं, सीखने का जुनून है, तो आप जरूर कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। और अगर सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा मत देखो, कोई मतलब नहीं। कॉपी पेन जब तक नहीं चलाओगे तब तक आपकी मेहनत का, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं बताता चलूंगा, आप देखते जाओगे, समझते जाओगे, तो लगेगा हाँ ठीक है सर, सही समझा रहे हैं, समझ में आ गया। लेकिन जब करोगे तब असली चीज समझ में आती है कि हमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। बना दो दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरोड़ा ने कहा, अब ध्यान से समझना, एक व्यक्ति है और उसकी ओर इशारा करके अरोड़ा उसके बारे में उसका परिचय बताने का प्रयास कर रही है। और जैसे जैसे बताएगी बस वैसे वैसे आपको क्या करना है, डायग्राम्स बनाते चलना है। ओके, अगर डायग्राम्स बनाते चलेंगे तो आपका आंसर बढ़िया से हो जाएगा। तो देखो प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति का और संकेत करते हुए अरुणा ने कहा कि उसका इकलौता पुत्र, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने कहा कि उसका इकलौता पुत्र, किसके इकलौते पुत्र की बात हो रही है, उस व्यक्ति के। प्रश्न बोल रहा है कि उसका इकलौता पुत्र, इस व्यक्ति का जो इकलौता पुत्र है और कोई नहीं है, इकलौता पुत्र मेरी इकलौती पुत्री का भाई है, मेरी इकलौती पुत्री का भाई है, मतलब अरुणा की इकलौती पुत्री का भाई है, ये इसका भाई है। तो अर्थात ये इसका भाई होगा तो इसकी संतान होगी, तो अरुणा उस व्यक्ति की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तभी संभव हो पाएगा। ठीक है, अरुणा उस व्यक्ति की पत्नी हो जाएगी क्योंकि उसकी पुत्री का भाई है, ये पुत्र इसका। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति और अरुणा आपस में पति पत्नी है, तो दोनों की संतान हो जाएंगी, पुत्र और पुत्री। तो कह अरुणा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो अरुणा जो है इस व्यक्ति की क्या होगी, पत्नी होगी। क्या होगी, पत्नी। ये पत्नी यहां पर दिया हुआ है सेकंड में। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है। जा रहे हैं हम ऊपर ही 11 से ले
बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर क्या आएगा? करा कि एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है, क्या कहता है? एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है। अब ध्यान से समझो, एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है, वहां पर कौन कौन है? एक लड़की है और एक लड़का है। ध्यान से समझिएगा, वहां पर कौन कौन है? एक लड़की है और एक लड़का है। तो एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौते ब्रदर इन लॉ की पुत्री है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ब्रदर इन लॉ की पुत्री है तो लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित है। वेबस्टर के अनुसार देवर इन लॉ की परिभाषा 1 पति या पत्नी का भाई, 2 किसी के भाई। आइए देखते हैं क्या करना है। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना कह रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौते ब्रदर इन लॉ की पुत्री है। ठीक है, क्या कह रहा है? ब्रदर इन लॉ की पुत्री है। आ जाओ देखते हैं। तो एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है कि वह मेरे पिता, तो लड़का कहता है कि वह मेरे पिता। एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है कि वह मेरे पिता, लड़का कहता है कि वह मेरे पिता, ठीक है, वह मेरे पिता के इकलौते ब्रदर इन लॉ की पुत्री है। तो ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है भाई का, बहन का, शायद पत्नी का भाई। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो वह मेरे पिता के इकलौते ब्रदर इन लॉ की पुत्री है। तो ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको हम जो है जीजा भी कह सकते हैं। जो पत्नी का पति होता है और जो बहन का जो पति होता है वही ब्रदर इन लॉ होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते ब्रदर इन लॉ की पुत्री है। ब्रदर इन लॉ की पुत्री का मतलब ये हुआ कि इसकी कोई बहन होगी और बहन का कोई पति होगा, वही कहलाता है ब्रदर इन लॉ। बहन का कोई पति होगा वही कहलाता है ब्रदर इन लॉ की पुत्री है। ब्रदर इन लॉ की क्या है? पुत्री है। एक वो लड़की। अब देखते हैं आंसर मिलेगा, क्योंकि ब्रदर इन लॉ लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो लड़की जो है लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है
तो लड़की इसकी बुआ की लड़की हो जाएगी, तो लड़की लड़के से सिस्टर इन लॉ से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? सिस्टर इन लॉ से। तो पांचवें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा। तो ब्रदर इन लॉ का मतलब याद रखिएगा, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है जीजा या बहनोई। क्या होता है? जीजा या बहनोई। तो यही बात जो है आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जिनका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़का कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौते ब्रदर इन लॉ की पुत्री है। तो लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो सिस्टर इन लॉ से संबंधित होगी। कैसे होगी? सिस्टर इन लॉ से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, 5 के बाद 6 में। एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपका पुत्र मेरी इकलौती बहन के पिता का दामाद है। उस महिला का पुत्र उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बोलिए जल्दी सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला से कहता है, एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपका पुत्र मेरी इकलौती बहन के पिता का दामाद है। ठीक है, एक पुरुष एक महिला से कहता है कि आपका पुत्र, मतलब एक पुरुष एक महिला से कहता है, इस महिला से कहता है, ये महिला से कहता है कि आपका पुत्र, मतलब इस महिला का पुत्र। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न कहता है कि आपका पुत्र मेरी इकलौती बहन के पिता का दामाद है। मेरी इकलौती बहन के पिता का दामाद है। पुरुष के इकलौती बहन के पिता का क्या है? दामाद है। दामाद का मतलब ये हुआ कि ये इसकी बहन का हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, उस महिला का पुत्र उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो इस महिला का ये जो पुत्र होगा, ये वाला, इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसकी बहन है। बहन का पति होता है जीजा या बहनोई। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ की अभी हमने बात की थी। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है जीजा या बहनोई। तो ये होगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि बहन का हस्बैंड होता है जीजा या बहनोई, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। ओके, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सब तक पहुंच पाया होगा। आइए अब मैं आपके सामने लेकर आता हूं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक स्त्री का परिचय करवाते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है? वह बताइए सभी लोग जल्दी से। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो बताइए सभी लोग जल्दी से, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, तो एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता, किसके पिता की बात हो रही है? उस स्त्री के। कह रहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मतलब उस पुरुष के पिता के इकलौते पुत्र हैं। उस पुरुष के पिता के इकलौते पुत्र हैं, अर्थात यही पुरुष ही उसका इकलौता पुत्र बनेगा। अर्थात ये पुरुष इस स्त्री का पिता बनेगा। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र ने बताया कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो यह स्त्री जो होगी ना, इस पुरुष की क्या होगी? पुत्री होगी। और पुत्री कहाँ है? ऑप्शन नंबर पहले में, क्योंकि जब इकलौते शब्द का जिक्र करता है तो भाई हम दूसरी संतान का वहां पर जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कहा है कि जो उसके पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र। पुरुष खुद कहता है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मतलब खुद अपनी बात कर रहा है, इकलौता पुत्र खुद ही हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर आएगा ना, पहला वाला आएगा दोस्तों। ठीक है,
तो आइए चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि आपसे क्या पूछ रहा है। ये प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। तो वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, क्या कहा विकास ने, कि वह मेरे पिता, आ जाओ बना लेते हैं। विकास कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी की, पिता की पत्नी माता जी हो जाएंगी विकास की, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। कौन? वह महिला। अरे उसकी माँ की बेटी है तो उसकी बहन होगी ना भाई। वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला विकास की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी, बहन। और बहन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। बस हो गया आंसर, कुछ करना ही नहीं था। बहन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। एक लड़के का परिचय करवाते हुए एक लड़की कहती है, लड़की क्या कहती है? एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है कि वह मेरी माँ के, ध्यान से समझिएगा, लड़की कहती है कि वह मेरी माँ के भाई की, वह मेरी माँ के भाई अर्थात मामा, और मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन, इकलौती बहन उसकी माँ ही हो जाएगी, इकलौती बहन का बेटा है। कौन? वो लड़का, इसका बेटा अर्थात इस लड़की का भाई होगा, ये लड़का। ध्यान से पढ़ो, वह मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है। तो वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है? तो लड़का उस लड़की का क्या होगा? भाई होगा। और भाई कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। भाई कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेकंड। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ, किसकी माँ की बात हो रही? महिला की माँ। कह रहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इसकी माँ मेरी सास की, कहता है